मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा। यह कहना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मैं ध्रुव, मैसेडोरिया का एक योद्धा जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। बंद करो अपनी यह बेहुदा बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपना होश भी खो चुके हो। शक्तियां खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब खो चुके हो ध्रुव। मैं उसे वापस हासिल कर लूंगा। जुबान संभाल कर ध्रुव, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोरिया की उस हसीन लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एक लव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ, है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली हैं और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। उसके शब्दों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, लारा। सब मुझ पर हंसने लगे थे। शौर्य दल के होने वाले लीडर होने के बावजूद लारा ने मेरा अपमान किया। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया के सामने हमारी इज्जत उछली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और यह मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही उसने मेरी माँ का नाम भरी सभा में लिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लारा पर हमला करने की असफल कोशिश की। यह लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार मेरी माँ का जिक्र करना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि लारा से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा। इसलिए जाते जाते मैंने लारा को चुनौती दी। 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर एकलव्य बनूंगा और तुमसे शादी करूंगा। जो इंसान इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या करेगा? कुछ दिनों बाद जब मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी बाबा मेरे कमरे में आए। ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मरकज पर हम लोगों के पास अलौकिक शक्तियां हैं। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें स्तर तक पहुंच जाएंगी। आज के बाद कोई मुझे 0 कहकर नहीं बुलाएगा। जब मैं मंच पर पहुंचा, तब मैंने खड़े होकर अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई। 3रा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा फिर से खराब प्रदर्शन। यह नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत की थी। मैंने फिर कोशिश करते हुए दोबारा अपना हाथ बढ़ाया। 3रा स्तर। अरे तू एक लूजर है। 0 है 0। यह सब सुनकर बाबा क्रोध में वहां से चले गए। लेकिन तभी मेरी बचपन की दोस्त ईरा वहां आ गई। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ये वही लड़का है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंचकर एक लव्य बना था। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा, तब तुम लोग पछताओगे। ईरा, जाने दो ना, गलती मेरी है। यह कहते हुए मैं मैदान से सिर झुकाकर निकल गया। आखिर क्यों मुझे आप अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वह हर चीज मुझसे दूर चली जाती है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? माँ, अब मैं इस शरीर को त्याग कर आपकी दुनिया पे चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। कौन है वहां? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव। मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही मैंने अपने हाथ की अंगूठी की तरफ देखा। देखते ही देखते मेरी अंगूठी में हलचल शुरू हो गई। मेरी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। कौन हो तुम? और तुम मेरे अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं कौन हूँ यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ध्रुव। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरे अंगूठी में छिप कर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही हैं? ये गलती मत करना ध्रुव। यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ।
क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्ति का स्तर 3 से बढ़कर 9 तक पहुंच जाए? 3 साल बाद तुम्हें अपने होने वाली मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है, उसे हराना है। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे समाज और मेरे लोगों के सामने बाबा की इज्जत उछाली है और मुझे कमजोर समझ के रिश्ता भी तोड़ दिया है। उसे एक दिन मैं उसकी सही जगह दिखा कर रहूंगा। तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। सबसे पहले तुम इस अंगूठी को वापस पहन लो और फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। विदुर की बात मानकर मैंने फिर से अंगूठी पहन ली। मेरा नाम विदुर है। तुम चाहो तो मुझे आचार्य कह सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मरकज का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। मंजूर है। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त, मेरी तीसरी शर्त सुनने से पहले तुम्हारी माँ का लिखा आखिरी खत पढ़ लो। जैसे ही मैंने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहली रात। नहीं नहीं नहीं, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? वो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी सबसे पहले मैं तुम्हें बेहद शक्तिशाली दवा बनाकर दूंगा, जिसे अमृतधारा कहते हैं। विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया और कुछ जड़ी बूटियां हवा में प्रकट होकर एक शीशी में समाहित हो गई। ये लो, ये अमृतधारा है। उस शीशी को देखकर मेरे मन में संदेह आया, कहीं यह मुझसे कोई धोखा तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी मैंने आचार्य की बात सुनकर उस अमृतधारा को पी लिया, लेकिन उसे पीते ही मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस की। मेरा शरीर भी मुझे बदला हुआ सा लगने लगा, ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। विदुर मुझे जल्दी से जल्दी एकलव्य बनने के लिए तैयार करना चाहते थे। अगले दिन वे मुझे एक पहाड़ पर लेकर गए। जब हम पहाड़ पर पहुंचे तो विदुर ने मुझे एक जादुई खंबे से बांध दिया। विदुर के हाथों में कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से वह लगातार मेरे शरीर पर वार करने लगा। मेरा पूरा शरीर जख्मों से भर गया और कुछ ही समय बाद मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो विदुर ने मुझे फिर से बोतल में रखी अमृतधारा पिलाई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। मैं अपने अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रहा था। एक दिन जब मैं अपनी माँ की समाधि पर था, अचानक लारा वहां आ गई। तुम कभी नहीं बदल सकते। जीते जी तो अपनी माँ की पल्लू में छुपते थे और अब उनके मरने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे। लारा के तानों को सुनकर मैं गुस्से से भर गया। मैंने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा। ऐसी गलती मत करो। तुम अभी लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे पीछे हटते देखकर लारा हंसने लगी और वहां से चली गई। आचार्य, क्यों रोका आपने मुझे? यह गुस्सा करने का वक्त नहीं है ध्रुव। सही वक्त आने पर पहला वार तुम ही करोगे। विदुर ने मेरा अभ्यास जारी रखा। कुछ ही समय में विदुर की मदद से मैंने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। मेरा ध्रुव एक सुपर योद्धा है। अंत में मैं परीक्षा के मैदान में पहुंच गया। इस परीक्षा को युवा समारोह के नाम से जाना जाता था। क्या हो रहा है? मेरे शरीर से ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। लारा ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। तीसरी शर्त याद है ना? लारा! क्या होगा मेरा स्तर? क्या मैं लारा को दी गई चुनौती जीत पाऊंगा?
और आखिर क्या थी विदुर की तीसरी शर्त? शक्ति यंत्र से एक विस्फोट हुआ, इतना तेज कि पूरा समारोह हॉल कांप गया। धुआं और प्रकाश की एक चकाचौंध के बीच मैं हवा में उछला और फिर जमीन पर गिरा। ध्रुव! देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में था। मेरा सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन मेरे शरीर में एक अजीब ऊर्जा बह रही थी। वो जाग गया है। मेरे पिता अरेंद्र खिड़की के पास खड़े थे। जब उन्होंने ईरा की बात सुनी तो वे मुड़े। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों थी। क्या हुआ? तुम्हारे छूने पर शक्ति परीक्षण यंत्र फट पड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अधिकारी अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। यंत्र तुम्हारा स्तर रिकॉर्ड करने से पहले ही फट पड़ा। कोई नहीं जानता कि तुम्हारा शक्ति स्तर क्या है। पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि यंत्र में खराबी थी और कुछ का मानना है कि क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे यंत्र मापने में असमर्थ था। तुम आराम करो, कल हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, ईरा ने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ ध्रुव? एक पल तुम यंत्र पर हाथ रख रहे थे और अगले ही पल। मैं जानता था कि यह समय सच बताने का था। मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन ईरा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें थोड़ा सा हरा तरल था। देखो, यह अमृत धारा है। मैं इसे पिछले कुछ हफ्तों से ले रहा हूं। मुझे लगता है कि यही वह चीज है जिसने मेरी शक्ति को प्रभावित किया है। तुमने इसे कहां से पाया? अमृत धारा तो सिर्फ कहानियों में होता है। मैं इसे बना सकता हूं। शायद यही कारण है कि शक्ति यंत्र ने विचित्र व्यवहार किया। लेकिन अब यह खत्म हो रहा है और मुझे दुर्लभ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। यह असंभव लगता है। कहानियों में कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति की शक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जा सकता है। विदुर के शब्द मेरे मन में गूंजे। इस तरह के लोग केवल कहानियों में होते हैं जो शून्य से उठते हैं। ईरा ने मेरा हाथ सहानुभूति से पकड़ा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम कल सुबह बाजार जाएंगे। ईरा के जाने के बाद दरवाजा बंद होते ही मेरी अंगूठी से एक चमकदार सफेद रोशनी निकली। शक्ति यंत्र का विस्फोट? तुमने यह योजना बनाई थी? तुम्हारी दोस्त ईरा जड़ी बूटियों के बारे में जानती है। उसकी मदद लेना अच्छी बात है, लेकिन मेरे बारे में उसे मत बताना। कुछ रहस्य छुपाए रखना ही बुद्धिमानी है। क्या सच में मेरी शक्ति इतनी है कि यंत्र माप नहीं सका? शक्ति यंत्र तुम्हारा सच्चा स्तर मापने से पहले ही टूट गया, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर असाधारण शक्ति महसूस कर सकता हूं। हमें बस इसे पूरी तरह से जगाने की जरूरत है। अगली सुबह ईरा मेरे साथ बाजार गई। मेसोडोरिया की भीड़ भरी गलियों में हमारे बारे में बातें हो रही थी। मुझे चोरी छिपे देख रहे थे, कुछ उत्सुकता से, कुछ डर से। ये तो वही है जिसने शक्ति यंत्र को तोड़ दिया। कहते हैं उसकी शक्ति मापने से परे है। मैंने उन्हें अनसुना करके विदुर की दी गई सूची पर ध्यान लगाया। हमें खास जड़ी बूटियों, खनिजों और एक विशेष काले पत्थर की जरूरत थी। ईरा ने एक दुकान पर जड़ी बूटियों की जांच की। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो ध्रुव? ये कुछ सबसे दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं और लोग पहले से ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुझे शक्तिशाली होना है ईरा, लेकिन सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं है। मुझे अपने दल का सम्मान वापस लाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम इन सभी चीजों को ढूंढेंगे। जड़ी बूटियां अजीब सुगंध दे रही थीं, कुछ अच्छी, अन्य तेज। काला पत्थर देखने में साधारण था, लेकिन किसी तरह की ऊर्जा से भरा हुआ जिसे मैं महसूस कर सकता था। जब मैं घर पहुंचा, विदुर सामान की अच्छी तरह से जांच करते हुए संतुष्ट लग रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम शुरू करते हैं। उन्होंने मुझे गर्म पानी लाने को कहा, फिर उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां मिलाईं। पानी धीरे धीरे रंग बदलने लगा और एक चमकदार हरे रंग में बदल गया
जो अंदर से जगमगा रहा था। अमृत धारा, देवताओं का अमृत। अब एक सरल परीक्षण, अपनी हथेली पर आग बुलाओ। विदुर ने मुझसे एक अजीब परीक्षण करने को कहा, जिसके बारे में मुझे पहले कभी पता नहीं था। आग? मैंने कभी... बस ध्यान लगाओ, क्षमता अब तुम्हारे अंदर है। मैंने आंखें बंद कर ली और विदुर के निर्देश अनुसार अपनी हथेली पर ध्यान लगाया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने महसूस किया एक गर्माहट जो जल्दी ही जलन बन गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आग की लपटें मेरे हाथ पर नाच रही थी। मेरे अंदर गर्व उमड़ा, लपटें बढ़ी और मेरी बांह पर फैलती गई। दर्द मेरे शरीर में दौड़ गया, मैं दहशत में आ गया था। मैंने उसे काबू करने की कोशिश की, फिर विदुर के दिखाए तरीके से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग और तेज हो गई। मेरी नजर धुंधली हो गई, मैं अपना होश खोने लगा। आखिरी चीज जो मुझे याद है वह विदुर का चेहरा था, चिंतित नहीं बल्कि संतुष्ट। मैं अपनी खिड़की से आती सूरज की रोशनी के साथ जागा। पिछली रात की यादें धुंधली थीं, आग, दर्द, अंधेरा, लेकिन मेरा शरीर अलग महसूस हो रहा था, मजबूत। मेरे बिस्तर के पास हरे तरल से भरा एक बर्तन था, अमृत धारा। अब तुम समझते हो? अंगूठी से विदुर की आवाज आई। अमृत धारा और सही प्रशिक्षण के साथ तुम असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकते हो, वह भी सालों नहीं, हफ्तों में। मैं अपने आप को देखते हुए आईने के पास गया। मेरी मांसपेशियां ज्यादा साफ दिख रही थीं, मेरा कद सीधा था, यहां तक कि मेरी आंखें भी नई शक्ति से चमक रही थीं। काला पत्थर, आपने बताया था कि इसमें एक तकनीक है। शून्य दाब हस्त तकनीक, 1 क्लास 2 तकनीक, हालांकि निचले स्तर की, लेकिन यह भी मैसेडोरिया के ज्यादातर योद्धाओं से बेहतर है। मैं इसे कब सीख सकता हूं? अभी नहीं, तुम्हें पहले अपनी शक्ति को पूरी तरह विकसित करना होगा और उसके लिए हमें असली प्रशिक्षण शुरू करना होगा। कुछ हफ्तों तक मैंने स्वयं को कठिन प्रशिक्षण की अग्नि में तपाया। प्रशिक्षण के बाद मैंने महसूस किया कि हमारा अमृत धारा खत्म हो रहा था। मैंने बर्तन को देखा तो उसका हरा रंग फीका पड़ने लगा था। हमें और अमृत धारा बनाने की जरूरत है, लेकिन सामग्री के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम ईरा से नहीं पूछ सकते? नहीं, मैं उस पर और बोझ नहीं डाल सकता, और अगर वह सवाल पूछने लगी तो, अगर उसे आपके बारे में पता चल गया। हमारे पास एक विकल्प है, हमारे पास एक अंतिम खुराक बची है, हम इसे बेच सकते हैं। बेच दें? कौन अमृत धारा के लिए पैसे देगा? वे लोग जो किसी भी कीमत पर शक्ति चाहते हैं। तुम भेष बदलकर दरबार नीलामी घर जाओगे, मैं तुम्हारे जरिए बोलूंगा। कोई नहीं जानेगा कि यह शौर्य दल का राजकुमार है जो जादुई काढ़े बेच रहा है। और अगर ईरा को पता चल गया? उसे पता नहीं चलेगा, यह सिर्फ एक बार की बात है। हम पैसा कमाएंगे, फिर से सामग्री खरीदेंगे और तुम्हारा प्रशिक्षण जारी रखेंगे। मेरे पास क्या विकल्प था? अमृत धारा के बिना मेरी शक्तियां बढ़ना असंभव था। ठीक है, हमने नीलामी के लिए अमृत धारा का एक हल्का संस्करण बनाया। इसके गुणों को दिखाने के लिए पर्याप्त, लेकिन पूरी ताकत नहीं। फिर हम दरबार नीलामी घर पहुंचे। दरबार नीलामी घर डरावना था। मैसेडोरिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग वहां नियमित रूप से दुर्लभ और कीमती वस्तुओं पर बोली लगाने के लिए इकट्ठा होते थे। मैंने सिर से पैर तक काले कपड़े पहने थे और एक मास्क जो मेरे चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। जैसे ही मैं जांच कक्ष के पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे डर था कि हम पकड़े ना जाएं। अंदर मैं एक सहायक से मिला जिसने मेरी चीज को शक से देखा। यहाँ रुको। जब वह लौटा तो उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी तेज आंखें थीं। चरक गुरु शहर के सबसे सम्मानित डॉक्टरों में से एक। चरक गुरु ने अमृत धारा की बोतल अनुभवी नजर से देखते हुए ली। उन्होंने इसे खोला, सामग्री को सूंघा, फिर एक बूंद को कुछ पाउडर के साथ मिलाया और वह गहरे हरे रंग में बदल गया। विदुर अब मेरे द्वारा बोलने लगे थे। अमृत धारा,
यह शक्ति के स्तरों को बढ़ाने और प्रशिक्षण के दौरान चोटों को ठीक करने में मदद करता है। ये असली है। सच में मैंने दशकों में जो देखा है उसमें संभवतः सबसे शुद्ध रूप है। मुझे राहत मिली। पहली बाधा पार हो गई। उन्होंने मुझे एक काला कार्ड दिया और मुझे नीलामी हॉल की ओर भेजा। सबका ध्यान बीच में एक युवा महिला पर था। सायरा दरबार, नीलामी घर के मालिक की बेटी। उसकी सुंदरता मनमोहक थी, लेकिन उसकी आवाज में असली शक्ति थी, मधुर, आदेश भरी, जिसे अनदेखा करना नामुमकिन हो। जैसे ही मैंने एक सीट ढूंढी, मैं थम गया। वहां बोली लगाने वालों के बीच मेरे पिता अरेंद्र बैठे थे, और सिर्फ वे ही नहीं, आमीश और लश्कर दलों के नेता भी मौजूद थे। क्या यह इतना महत्वपूर्ण था कि तीनों दल प्रमुख खुद आए थे? सायरा ने नीलामी के लिए अलग अलग चीजें पेश की। अंत में उसने मेरे अमृत धारा को दिखाया। यह हरा अमृत किसी की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसे हमारे चरक गुरु ने जांचा है और असली पाया है। बोली शुरू होती है 8500 सोने के सिक्कों से। बोली जल्दी से बढ़ने लगी। मेरे आश्चर्य से मेरे पिता ने बोली लगाई। क्या वे किसी तरह जानते थे कि यह मुझे मदद करेगा? 20,000 सोने के सिक्के। या वे केवल एक दल प्रमुख थे जो अपना फायदा ढूंढ रहे थे? 40,000 सोने के सिक्के। बिक गया 40,000 सोने के सिक्कों में। मैं हैरानी से बैठा रहा। मेरे अपने पिता ने अभी मेरी बनाई चीज खरीदी थी। अनजाने में वे मेरे प्रशिक्षण के लिए पैसे दे रहे थे। नीलामी के बाद मैं अपना भुगतान लेने के लिए जांच कक्ष में वापस गया। एक हरा कार्ड जिसमें 40,000 सोने के सिक्के थे, एक छोटा टैक्स काट कर। जैसे ही मैं जाने की तैयारी कर रहा था, सायरा दरबार खुद चरक गुरु के साथ अंदर आई। क्या तुम अमृत धारा के मालिक हो? मुझे लगता है तुम मेसोडोरिया शहर में पहली बार आए हो। मैं चुप रहा, विदुर को मेरे जरिए जवाब देने देते हुए। वह मुझे उत्सुकता से देख रही थी, साफ तौर पर मास्क के पीछे का चेहरा पहचानने की कोशिश करते हुए। मैं इस नीलामी की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या हम अब भुगतान पर बात कर सकते हैं? वह मेरे व्यावसायिक लहजे से हैरान लग रही थी। शायद वह आदि थी कि पुरुष उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। मुझे दरबार परिवार के निशान वाला एक क्रिस्टल कार्ड देते हुए वो मुस्कुराई। आगे की नीलामियों के लिए एक विशेष कार्ड, कम टैक्स दर के साथ। मैंने इसे चुपचाप ले लिया, सोचते हुए कि क्या मुझे कभी इस जगह पर लौटने की जरूरत होगी। लेकिन आगे आने वाले प्रशिक्षण और अमृतधारा की लगातार जरूरत के साथ मुझे लगा कि हमारी राहें फिर से मिलेंगी। अब मेरे पास शक्ति, बदले और विदुर की तीसरी शर्त, तीनों को पूरा करने के साधन थे। जैसे मैं नीलामी घर से बाहर निकला, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। आखिर कौन हो सकता है और ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? शायद यह बस कोई उत्सुक व्यक्ति हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर दोबारा देखा, वह गायब हो चुका था। आकाश में तूफान के बादल इकट्ठे हो रहे थे। रात के अंधेरे में बिजली चमक रही थी। दरबार नीलामी घर के कक्ष में सायरा दरबार अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से अमृत धारा बेचने वाले उस रहस्यमयी मास्क पहने व्यक्ति की छवि हट नहीं रही थी। तभी अचानक चरक गुरु ने दरवाजा खटखटाया। उनका चेहरा गंभीर था। सायरा बेटी, तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ गुरुजी? उस अमृत धारा के बारे में जो हमने नीलामी में रखी थी, मुझे उसके विषय में गंभीर चिंताएं हैं। किस प्रकार की चिंताएं? क्या तुम्हें याद है 100 साल पहले की वह आपदा जिसने मेसोडोरिया को हिलाकर रख दिया था, जब पहली बार अमृत धारा इस शहर में आई थी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अमृत धारा तब भी इसी तरह से आया था, एक अजनबी के हाथों। वह अजनबी भी रहस्यमयी था। उसके पास भी अनोखी शक्तियां थीं और उसका आगमन कई रहस्यों से घिरा था। लेकिन शक्ति का वह दावा झूठा निकला। अमृत धारा की शक्ति ने कई क्षेत्रों को तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए। इतिहास के इस तरह से दोहराए जाने से मैं बहुत चिंतित हूँ। चरक गुरु, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह का कोई काम करूंगी? मैंने इस नीलामी की दुनिया में इतने साल यूं ही बर्बाद नहीं किए। मुझे सब मालूम है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था।
जिज्ञासा, क्रांति और विनाश दोनों का द्वार है। इनमें से किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। यह कहकर चरक गुरु वहां से चले गए। नीलामी की कमाई से मैंने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक जड़ी बूटियां और वस्तुएं खरीद ली। शौर्य महल में वापस आकर मैंने अपने कमरे में ध्यान से उनका अध्ययन किया। विदुर ने मुझे उनके उपयोग के बारे में सिखाया। एक दिन विदुर मुझे महल के पीछे एक गुप्त कक्ष में ले गए। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन शक्ति यंत्र रखा था, जिसकी ऊर्जा कमरे में चारों ओर फैल रही थी। यह शक्ति यंत्र हजारों वर्षों से हमारे कुल की क्षमता को मापता आया है। आज हम इसका उपयोग तुम्हारी वास्तविक क्षमता को जानने के लिए करेंगे। क्या यह सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें जानना होगा। उन्होंने मुझे यंत्र के सामने खड़ा होने का निर्देश दिया। मैंने अपने हाथ यंत्र के ऊपर फैलाए, जैसा विदुर ने बताया था। धीरे धीरे यंत्र एक हल्के नीले रंग से चमकने लगा। अचानक यंत्र से तेज प्रकाश निकला और पूरा कमरा एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ तो मैंने देखा कि यंत्र के कुछ हिस्सों पर दरारें पड़ गई थीं। विदुर स्तब्ध खड़े थे, उनकी आंखें विस्मय से फैली हुई थीं। अविश्वसनीय, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या हुआ? क्या गलत हो गया? विदुर ने अपना सिर हिलाया, जैसे किसी सपने से बाहर आ रहे हों। कुछ भी गलत नहीं हुआ ध्रुव, बल्कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए प्रशिक्षण जारी रखना है। उस दिन के बाद विदुर ने मेरी शक्तियों के बारे में कोई बात नहीं की, न ही यंत्र का फिर से उल्लेख किया। हफ्तों के कड़े प्रशिक्षण के बाद मेरी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होती गई, ऐसी प्रगति जो पहले कल्पना से परे थी। मैं शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर अभ्यास कर रहा था। नीलामी के 3 महीने बाद मैं एक नई तकनीक का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा था। ऑक्टेन विस्फोट। मेरी हथेलियों से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जिसने सामने खड़े पेड़ को हिलाकर जमीन पर पटक दिया और एक गोलाकार गड्ढा छोड़ दिया। असाधारण, यह अद्भुत है। उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी थीं। क्या हुआ आचार्य? तुम्हारी प्रगति। मैंने ऐसी प्रगति किसी शिष्य में पहले कभी नहीं देखी। प्रशिक्षण जारी रखो। अभी तुम्हारी क्षमता की सीमाओं का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। जारी रखें। आपको लगता है कि मैं और आगे बढ़ सकता हूं? जारी रखो ध्रुव, लेकिन याद रखो, नियंत्रण और अनुशासन के बिना पतन निश्चित है। विदुर की आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वे एक साथ उत्साहित और भयभीत दोनों थे। मुझे लगा जैसे वे कुछ और कहना चाहते थे, पर रुक गए। समय रेत की तरह होता है, देखते ही देखते आंखों के सामने से निकल जाता है। मेरी मांसपेशियां दर्द से कराह रही थीं और मेरे हाथों की नसें उभर आई थीं। इस नई तकनीक का प्रयोग करने के बाद मेरा शरीर लंबे समय तक थकावट महसूस करता था। लारा ने मुझे हराने के लिए पूरे 3 साल दिए थे। वह सोचती थी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं लारा। अब अमृतधारा और विदुर की सीख मेरे भीतर जैसे एक नई आग भर रही थी। हर दिन मैं बदल रहा था, मजबूत हो रहा था। कुछ सप्ताह बाद मैं अपने कमरे में ध्यान लगा रहा था, तभी मेरी नजर अमृतधारा की शीशी पर पड़ी। वह लगभग खाली थी। मैंने विदुर के दी हुई सूची की जांच की। जिन जड़ी बूटियों की मुझे आवश्यकता थी, वे अब पहले से कहीं अधिक दुर्लभ और महंगी हो गई थी। मैंने अपने पिता से मदद मांगने पर विचार किया, लेकिन फिर इनकार कर दिया। मुझे अपने बल पर ही उठना होगा। मैं मदद कर सकती हूँ ध्रुव। मेरे पास कुछ संसाधन है। नहीं ईरा, ये मेरी लड़ाई है। अमृतधारा एक उपहार है,
आधार नहीं। असली परीक्षा तो यह है कि जब यह समाप्त हो जाए तब क्या होगा। अगली सुबह विदुर ने मुझे कुछ नई तकनीकें सिखाने का निर्णय लिया। अब हम एक अलग प्रकार की शक्ति पर काम करेंगे, कुछ ऐसा जो तुम्हारी क्षमता के अगले स्तर के लिए आवश्यक है। मैंने फूलदान की ओर अपना हाथ फैलाया और विदुर के बताए अनुसार ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे फूलदान हवा में उठने लगा। अचानक हवा में ही उसके कई टुकड़े हो गए और जमीन पर बिखर गए। शानदार, तुम बहुत तेजी से सीख रहे हो। क्या कोई विपरीत तकनीक भी है जिसे मैं सीख सकता हूँ? एक ऐसी शक्ति जो धक्का देती थी, खींचने के बजाय। इस तकनीक की खोज बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद हुई थी। मैंने इसे सीखने के लिए 2 घंटे लगाए। पहले मैंने फूलदान को अपनी ओर खींचा, फिर तुरंत ही विपरीत शक्ति का प्रयोग किया। धमाके की आवाज के साथ फूलदान चकनाचूर होकर धूल में बदल गया। अद्भुत ध्रुव, ये तो अकल्पनीय है। बहुत अच्छे ध्रुव, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी चुनौतियां हैं जिनके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तीन महीने बाद युवा समारोह होगा। वह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है और मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। विदुर ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कुछ अनकहा था। वे कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। तीस दिनों में शक्ति प्रशिक्षण होगा। यह सुनते ही मेरी मुट्ठियां कस गईं। विदुर के प्रशिक्षण और अमृत धारा के प्रभाव से मेरी क्षमताएं तेजी से विकसित हो रही थीं, लेकिन मुझे अभी भी अपनी शक्तियों को स्थिर करने की आवश्यकता थी। मैं शौर्य महल के गलियारे से गुजर रहा था जब काव्या, एक पुरानी दोस्त, मुझसे टकरा गई। उसने हाल ही में एक प्रशिक्षण में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था और अब सार्वजनिक बोर्ड पर अपनी उपलब्धि की शेखी बघार रही थी। ध्रुव, सुना है तुम्हारा प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। आजकल अकेले ही घंटों प्रशिक्षण करते हो। कोई खास बात है क्या? प्रशिक्षण तो बस प्रशिक्षण है। और तुम्हारा कैसा चल रहा है? निश्चित रूप से थक गई होगी। यह कहकर मैं आगे बढ़ गया। उस रात ईरा और मैं महल की छत पर तारों के नीचे बैठे थे। मेरे चेहरे पर चिंता के भाव देखकर ईरा ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे ध्रुव। तुम्हारी प्रगति अद्भुत है। लेकिन क्या यह पर्याप्त होगी? तुम्हारी असली लड़ाई बाकी प्रतिभागियों से नहीं, बल्कि खुद से है, अपने संदेह से है। जब ईरा चली गई, विदुर अंगूठी से बाहर आए। वे काफी समय से हमारी बातचीत सुन रहे थे। ध्रुव, शक्ति का प्रदर्शन चमत्कारों से नहीं, अभ्यास से आता है। अमृत धारा बाहरी सहायता है, तुम्हारी असली शक्ति का स्रोत नहीं। तुम्हारी वास्तविक क्षमता तुम्हारे अंदर से ही आएगी। क्या मेरा प्रशिक्षण वास्तव में परीक्षा में खरा उतरेगा, या फिर मैं फिर से असफल होऊंगा जैसे 3 साल पहले हुआ था? एक दिन मैं प्रशिक्षण ग्राउंड पर अपना अभ्यास कर रहा था। ईरा भी मेरे साथ थी, एक नई तकनीक पर मेरी सहायता कर रही थी। अचानक मैदान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने मुड़कर देखा कि एक विशालकाय योद्धा मैदान में प्रवेश कर रहा था। यह बल्लार था, एक प्रसिद्ध योद्धा और शौर्य दल के अन्य सदस्य सनी का सबसे करीबी मित्र। सनी, जिसका पूरा नाम सूर्यकांत था, शौर्य महल में अपनी शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के लिए जाना जाता था। हालांकि वह मुझसे सीधे विरोध नहीं रखता था, लेकिन उसके चारों ओर हमेशा एक समूह रहता था जो मेरी असफलताओं का मजाक उड़ाता था। बल्लार के बारे में हर कोई जानता था, उसकी निर्दयता, उसकी अपराजेय प्रतिष्ठा। कहा जाता था कि उसकी हड्डियां पत्थर की तरह कठोर थीं और उसकी त्वचा सामान्य हथियारों से घायल नहीं होती थी। अरे देखो कौन यहाँ प्रशिक्षण कर रहा है। वही लड़का जो 3 साल पहले सबके सामने अपमानित हुआ था। मैं पहले तो चुप रहा। मुझे विदुर के शब्द याद आए, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। ईरा तुरंत मेरे और बल्लार के बीच आ गई। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ओह,
राजकुमारी बचाव में आ गईं। क्यों? क्या ध्रुव अब भी कमजोर है? भीड़ के सामने यूं अपमानित होना असहनीय था। बस करो, तुम चाहते क्या हो बल्लार? एक मुकाबला, युवा समारोह के पहले, ताकि सभी देख सकें कि असली शक्ति किसमें है। मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध थे। बल्लार, जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा, एक ऐसे व्यक्ति को चुनौती दे रहा था जो पिछले 3 साल से असफल रहा है। मंजूर है, युवा समारोह प्रशिक्षण से 1 सप्ताह पहले सभी देखेंगे कि वास्तविक क्षमता किसमें है। बहुत अच्छा, तुम्हारा पतन सबके सामने होगा। चुनौती स्वीकार की गई। दिन तय हो गया और बल्लार अपनी विजयी मुस्कान के साथ मैदान से चला गया। जब हम मैदान से लौट रहे थे, ईरा ने मेरा हाथ थाम लिया और रुक गई। उसकी आंखों में चिंता थी। तुमने यह चुनौती क्यों स्वीकार की ध्रुव? क्या यह अपने आप को साबित करने के लिए है? मैं खुद को साबित नहीं कर रहा हूं ईरा, मैं सिर्फ अपनी क्षमता परखना चाहता हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बल्लार खतरनाक है। उसने कई प्रतिभाशाली युवाओं को हराया है। सावधान रहना। तुम चिंता मत करो। मुकाबले से 1 रात पहले मैं महल की छत पर खड़ा था। नीचे जंगल के किनारे मुझे बल्लार के आकार का युवक दिखाई दिया। वह एक विशाल पत्थर पर बैठा था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और हर बार जब वह ऐसा करता, पत्थर में एक छोटी दरार पड़ जाती। कल हम देखेंगे कि असली शक्ति क्या है। अगली सुबह मैदान पहुंचते ही मैंने देखा कि बल्लार पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार खड़ा था। उसका विशाल कद किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। आज तक किसी ने उसे हराया नहीं था। हम दोनों मैदान के केंद्र में आमने सामने खड़े हो गए। परंपरा के अनुसार हमने एक दूसरे के सामने झुककर सम्मान दिखाया। चारों ओर दर्शकों की भीड़ थी। सभी की आंखें इस मुकाबले पर टिकी थीं। हारने के लिए तैयार हो ध्रुव? बल्लार के चेहरे पर विजय का गर्व पहले से ही दिख रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना ध्यान केंद्रित रखा जैसा मुझे सिखाया गया था। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में न लगाओ, केवल कर्म से बोलो। बल्लार ने अपने पैर को जमीन पर मारा और तेजी से मेरी ओर दौड़ पड़ा। पर्वतहस्त! उसका हमला देखकर मैंने अपने कदम पीछे खींचे और शांति से एक तरफ हट गया। बल्लार का प्रहार हवा में ही रह गया। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट होनी शुरू हो गई। बल्लार का चेहरा लाल हो गया। उसने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने अपना वार कर दिया। कंपित चट्टान हस्त मैंने अपना हाथ सटीक समय पर बल्लार के हाथ पर मारा। एक तेज आवाज आई और बल्लार के चेहरे पर दर्द का भाव छा गया। उसकी हड्डी टूट गई थी। वह अविश्वास से अपने हाथ को देखते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। बल्लार, जिसे अजेय माना जाता था, मेरे एक ही वार से पराजय हो गया था। वह अपनी ताकत फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल बाद जब बल्लार को होश आया, उसने मेरी ओर देखा और सम्मान से सिर झुकाया। बधाई हो ध्रुव, तुमने वापस अपनी शक्ति हासिल कर ली है। तुम सच में एक अद्भुत योद्धा हो। मैदान में सभी जानते थे कि आज एक संदेश साफ हो गया। ध्रुव वापस आ गया था और अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। मैं प्रशिक्षण के लिए मैदान की ओर जा रहा था, तभी अचानक मेरी नजर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी। काव्या। वह अपनी लाल पोशाक में सजी धजी अपने बालों को सुलझाते हुए मेरी ओर आ रही थी। ध्रुव, कितनी अच्छी सुबह है ना? क्या हुआ? तुम फिर से मुझे नजरअंदाज करोगे? पिछली बार भी जब मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, तुमने ऐसा ही किया था। व्यस्त थी तुम काव्या, 3 साल तक? ऐसा नहीं है ध्रुव, तुम जानते हो कि तब हालात अलग थे। वुहान साम्राज्य में सब कुछ बदल रहा था। तब मैं मजबूर थी। अब जब मैंने अपनी शक्तियां वापस पाली हैं, अचानक तुम्हें याद आ गया कि हम बचपन के दोस्त थे। ध्रुव, मैंने सुना है तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। सब कह रहे हैं कि युवा समारोह में तुम सबको चौंका दोगे। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मुझे तुम पर गर्व है। अचानक इतनी परवाह? इसमें अचानक क्या है ध्रुव? हम बचपन से दोस्त हैं। क्या मैं अपने दोस्त की सफलता पर खुश नहीं हो सकती? दोस्त?
यह शब्द मेरे कानों में किसी व्यंग्य की तरह गूंजा। मेरे मन में एक विचार स्पष्ट उभरा। जब तुम चमकते हो वे तुमसे प्यार करते हैं, जब तुम गिरते हो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। ध्रुव, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं बदल गई हूँ। हम दोनों ही बदल गए हैं। क्या हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक ईरा की आवाज ने हमारा ध्यान भंग किया। ध्रुव, तुम वहां हो? उसने तेजी से हमारी ओर बढ़ते हुए पुकारा। उसके चेहरे पर विचित्र सा भाव था, क्रोध, चिंता और कुछ ऐसा जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया। ईरा। ध्रुव, अमृत गुरु तुमसे मिलना चाहते हैं अभी। उन्होंने कहा यह बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में एक अजीब तनाव था। यह झूठ था, मैं जानता था, पर ईरा की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया। मुझे जाना होगा। हम फिर मिलेंगे। जैसे ही हम काव्या से दूर पहुंचे, ईरा का सारा संयम टूट गया। वह वहां क्या कर रही थी? जब तुम्हारी ताकत गायब थी तब वह कहाँ थी? जब सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तब वह कहाँ थी? ध्रुव, तुम ठीक हो ईरा? मैंने कभी ईरा को इतना परेशान नहीं देखा था। बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? मुझे ठीक नहीं होना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर रही हूँ। उसका स्वर और चेहरा दोनों उसके शब्दों को झुठला रहे थे। ईरा, तुम जानती हो कि काव्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे क्या? तुम जिससे चाहो बात करो। मैं तुम्हारी माँ थोड़ी हूँ जो मना करूंगी। इस पर मैं हंस पड़ा। दूर से सनी हमारी इस पूरी बातचीत को देख रहा था। उसकी आंखें तनी हुई थीं, उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, हर कोई। ध्रुव और अब ईरा भी। वह मेरी होनी चाहिए थी। 1 महीना में युवा समारोह है, बस इतना चाहिए मुझे। तब वह देखेगी कि असली योद्धा कौन है, ध्रुव या मैं। तब फैसला होगा। कुछ दिनों बाद ईरा और मैं अकादमी के मैदान के पास टहल रहे थे। क्या तुम्हें लगता है हम युवा समारोह के लिए तैयार हैं? शायद, पर जैसा लोग कहते हैं हम कभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। सानवी। क्या? सानवी? वह कब वापस आई? वह तो प्रशिक्षण के लिए अकादमी गई थी ना? मैं जवाब नहीं दे पाया। सानवी को देखकर मेरे भीतर भावनाओं का तूफान उठ गया। डर, आकर्षण, परेशानी। ध्रुव, इस बार तो तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़की पागल है ईरा। एक बार मैंने गलती से उसे नहाते हुए देख लिया था। क्या? नहाते हुए? वह पूरी तरह से गलत फहमी थी। दरअसल मैं खुद तालाब में नहाने गया था और मुझे नहीं पता था कि यह मोहतरमा पहले से वहां थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, वह तलवार लेकर मेरे पीछे भागने लगी। सानवी, ये सब एक गलतफहमी है, मेरी बात तो सुनो। अब तुम नहीं बचोगे ध्रुव। क्यों? ध्रुव, क्या तुम अपने भीतर के झिझकने वाले लड़के को छिपा रहे हो? बिल्कुल नहीं। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। लड़कियां अच्छी तरह से जानती हैं कैसे कमजोर लड़कों की उम्मीदों से खेलना है। सावधान रहना। मैं ईरा के इस अचानक बदलाव से हैरान था। तभी मैंने देखा कि सानवी हमारी ओर बढ़ रही थी। कैसे हो ध्रुव? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। सुना है तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गई हैं। तुम्हें उससे क्या करना? आज भी तुम्हारी जुबान में वैसी ही धार है जैसी पहले हुआ करती थी। लगता है 3 सालों में तुम कुछ भी नहीं सीखे ध्रुव। और तुमने सीखा सानवी? बहुत कुछ ध्रुव, बहुत कुछ। हम चले, हमें तैयारी करनी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम वहां से चले गए। उस रात मैंने पहले से भी कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण किया। विदुर मुझे हर तकनीक बार बार अभ्यास करवा रहे थे। ध्यान। ध्रुव, शक्ति के साथ ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा मन विचलित है। कैसे ना हो आचार्य। सानवी, काव्या, सनी, सभी मेरे आसपास मंडरा रहे हैं जैसे मैं कोई शिकार हूं। तुम शिकार नहीं, शिकारी हो ध्रुव।
और अगर तुम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मैंने विदुर की बात ध्यान से समझी और प्रशिक्षण के बाद आराम करने लौट गया। अगले दिन युवा समारोह की तैयारी प्रशिक्षण ग्राउंड पर पूरे जोश से हो रही थी। वहीं किनारे पर ईरा और मैं ग्राउंड के बीच में सज रहे मंच को देख रहे थे। देखो, यहाँ कितने सारे लोग आए हैं। क्या हुआ ध्रुव, डर गए? मैं कभी नहीं। जानते हो, मुझे पता है तुम्हारी शक्ति का स्तर क्या है। क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे मूर्ख, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारा चेहरा ऐसा लगा जैसे तुमने भूत देख लिया हो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आज का दिन मुझे डरा दिया था तुमने। क्यों? क्या छिपा रहे हो तुम ध्रुव? कुछ नहीं, बस मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी शक्ति के बारे में अनुमान लगाए। ईरा कुछ कहने ही वाली थी कि शंख बजने लगा। युवा समारोह शुरू हो गया था। एक एक करके सभी युवा योद्धा अपनी शक्ति का परीक्षण देने के लिए बुलाए गए। सनी ने अपनी बारी पर 8 सितारे दिखाए, जिससे भीड़ में वाहवाही की गूंज उठी। उसने मेरी ओर एक घमंडी नजर डाली, मानो कह रहा हो, क्या तुम इससे बेहतर कर सकते हो? ध्रुव! आखिरकार मेरा नाम पुकारा गया। ग्राउंड में फुसफुसाहट फैल गई। ये वही है जिसने यंत्र तोड़ दिया था। क्या सोचते हो, क्या होगा इसका स्तर? मैदान में मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए मैं धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ा। समारोह अध्यक्ष ने मुझे देखा और सम्मान से सिर हिलाया। ध्रुव, तुम्हारा समय आ गया है। शक्ति स्तंभ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने गहरी सांस ली और अपना हाथ उठाकर धीरे से स्तंभ पर रखा। एक क्षण के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक स्तंभ जगमगाने लगा। उसकी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, 0 रैंक 8वां स्तर। यह देखकर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ ताली बजने लगी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ईरा और मेरे पिता अरेंद्र ने गर्व से मुझे देखा, लेकिन मेरी नजर सनी पर पड़ी, जिसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। सानवी, जो उसके बगल में खड़ी थी, कुछ फुसफुसा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।